चलिए सभी गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सभी लोग को गुड आफ्टरनून। और जैसे कि मैं आप लोग से कहा भी था कि जो मैं सीरीज लेके चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स हैं बच्चों के। मेंस भी चल रहा है, जुगू भी चल रहा है, बहुत सारे स्टेट में। और प्रीलिम्स के पेपर भी बहुत सारे बच्चों के थे। तो जैसे मैं जो सीरीज लेके करंट अफेयर का चल रहा था, वो ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। और सभी लोग समय पे आ जाइए, टाइम हो गया है। और आज मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। करंट अफेयर का ही क्लास होगा वैसे ही। अनअकैडमी के बारे में, क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद दस, जितने भी टॉप एजुकेटर हो, क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। और लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही यूट्यूब का चैनल है, और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। ठीक है, समय हो गया है, सब जल्द से जल्द आइए। और भी चर्चाएं करेंगे, टॉपिक के बारे में, क्लास के बारे में, सारी चर्चाएं होंगी। सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे लाइव क्लास मैं ले रहा हूँ, लाइव क्लास का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन। मतलब दोनों तरफ से होगा, मैं जो क्लास दूंगा, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेज मिलेंगे आपको। स्ट्रक्चर कोर्सेज जो मिलेंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा। प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगा। जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा अभी। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। टेस्ट और क्विज के द्वारा अपने क्वेरी को आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि टेस्ट और क्विज ऐसी दो चीजें होती हैं जिनके द्वारा आप अपने एरर्स को, कमियों को दूर करने का मौका मिलता है। यहाँ पे गलतियां करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर टेस्ट में गलती करेंगे ना, पेपर में, तो वो दिक्कत होगा। इसलिए टेस्ट देते रहिए, बराबर देते रहिए, और यही आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा भी। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या होता है? सपोज दैट अगर कोई लाइव क्लास आप नहीं भी कर पाएंगे ना, वो जो लाइव क्लास होगा अपने मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कितनी बार भी उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। बेनिफिट मिलेगा। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें तो महारत हासिल होगा आप लोगों को, तो डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये मेरे बारे में है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, पूरे का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए जो लोग ना जुड़े हो, क्योंकि इसी टेलीग्राम के लिंक पे मैं सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मुझसे जुड़ने का यही एक माध्यम है, अनअकैडमी प्रिंसिपल के नाम से है ये टेलीग्राम का लिंक। इस पे क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का एवरीथिंग आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसलिए बेफिक्र रहिए और क्लास करते रहिए आप सभी के सभी। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो इस समय एजुकेटर जितने भी हैं, टॉप एजुकेटर वन अकेडमी पे अवेलेबल है। किसी भी टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर, जैसे सब्सक्रिप्शन अभी किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। बेहिचक लेकर सब्सक्रिप्शन लीजिए और किसी भी एजुकेटर से आप क्लास लीजिए। और मैं बात करूं यूपीएससी सीएससी के सिलेबस के बारे में, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में इसी में, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस है, आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का है, हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग कोर्स, किसी में भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं और अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर प्लान के बारे में बात की जाए तो दो तरह के प्लान है। सभी लोग आइए, समय हो गया है, 3 बज गए हैं, सभी लोग समय पे आइए जल्द से जल्द। तो दो तरह के प्लान है, एक प्लस प्लान है, दूसरा आइकॉनिक प्लान है। 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। सारे प्लान है आपके। जो 1 मंथ का फी है 49,500 है। ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज करेंगे तो आपके हर सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपने 10% डिस्काउंट वनली पे 44,550 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? इसमें ये प्लस के चारों, मतलब ये चारों मिलेंगे आपको, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। ठीक है, तो ये चारों बेनिफिट आपको मिलेंगे प्लस के प्लान में। लाइव क्लास मिलेगा, मतलब सीधा प्रसारण मिलेगा। टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट के द्वारा अपने क्वेरी को दूर कर सकते हैं, कमियों को दूर कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, मतलब बार बार आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, बार बार आपको देखने का मौका मिलेगा। अगर सपोज दैट लाइव क्लास नहीं भी कर पाते तो लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा आपके मोबाइल में, और वो कभी भी अनलिमिटेड एक्सेस तक उसको देख सकते हैं। स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा, और ये कोड कहीं पे भी यूज किया सकता है, पीछे 0 और देखिए दूसरा प्लान है आइकॉनिक का प्लान है। ये भी 1 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का, 1 ईयर का प्लान है। 69,500 का ये कोड है PJ01, इसका कोड का यूज कीजिए। 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट के बाद मंथली पे 62,550। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा? आइकॉनिक में ये प्लस वाले चारों फीचर्स मिलेंगे ये यहाँ तक। ठीक है, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ साथ आपको डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक मिलेगा। जिनको प्लस करना है प्लस करें, जिनको आइकॉनिक की जरूरत लगता है कि जरूरत है आइकॉनिक करें, क्योंकि दोनों प्लान है अनअकैडमी के पास, किसी में भी आप क्लास कर सकते हैं। आइकॉनिक करेंगे तो आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली बेस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, स्टडी प्लानर होंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है,
तो जो भी आप सुटेबल है वो कीजिए। ये ऑप्शनल के कोर्स है, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के कोर्स है। 1 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का। 1 मंथ का ऑप्शनल, 1 ईयर का ऑप्शनल का जो कोर्स है वो 27,500 का है। ये कोड यूज करिए PJ01, 10% डिस्काउंट, आपको 10% डिस्काउंट मंथली पे 24,750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। वैकल्पिक विषयों का चयन बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वैकल्पिक विषय जिसमें आपको पारंगत हासिल हो, वही जिसमें इंटरेस्ट हो, वही सब्जेक्ट वैकल्पिक के रूप में आप चुनिए, किसी के कहने पे नहीं। आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अनअकैडमी ने कॉम्बैट स्टार्ट कर दिया है। तो जिसको भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट देना हो, अनअकैडमी का कॉम्बैट में सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और इसलिए पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट होगा तभी आपको पता भी चल पाएगा कि वाकई में आपकी तैयारी कितनी चल रही है। उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे आप, कुछ भी है नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेस्ट में पहले पार्टिसिपेट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन जब करेंगे आप, ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट का, तो इसमें ये कोड है PJ01, इस कोड का यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोड मांगेगा और ये फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। ठीक है, तो अनअकैडमी का कॉम्बैट है। द मोस्ट गेमिफाइड कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी बैटर हो रहा है, और इस युद्ध में सभी लोग आइए और अपने क्लास को कीजिए, ईमानदारी के साथ करें, टेस्ट दीजिए और जो भी नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप टेस्ट में बैठने की कोशिश तो करो, उतने समय बैठिए और टेस्ट को बीट कीजिए। फाइट करेंगे किससे? आपकी फाइट है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही तो टेस्ट होगा, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपकी रैंकिंग बनेगी, उसके हिसाब से पता भी चलेगा कि वाकई में इन लड़कों के बीच में मेरा स्थान क्या है। और अभी समय है यार, 21 में आपको ये वो है प्रीलिम्स है आपका, जून में। तो समय बचा है और समय का महत्व समझिए आप लोग, ठीक है। तो टेस्ट में सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो तो ठीक है, वो तो करेंगे ही। अल्टरनेट संडे को होता है, 6 दिसंबर से स्टार्ट है, सभी को पता है, हर अल्टरनेट संडे को होता है, इस संडे को होने वाला है। तो सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। नए साल पे टेस्ट मिलेगा आपको, तो टेस्ट दीजिए और फाइनल डेस्टिनेशन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। सपने को साकार कीजिए अपने। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 13 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होंगे, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, ओवरनाइट कंटेस्ट होगा, अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा, जो मैं आपको बताया था। और देखिए मैंने जैसे कहा था कि लेट अस क्रैक इट, 6 मंथ बचा हुआ है, 6 मंथ रिमेनिंग बचा है बेटा, और 6 नहीं से 5 ही मानिए एक तरह से। और बेटा 6 महीने का मतलब ये है कि जून में आपका पेपर है। देखिए इंडिकेट किया जा रहा है कि इतने तारीख को जून में पेपर है, तो पेपर है ना बेटा, तो लग जाओ अभी से, समय कम बचा है। वैसे भी 2020 कोरोना महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है। 6 महीने बचा है, समय मिला हुआ है, समय का यूज कीजिए, भरपूर यूज कीजिए, क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओनली 6 मंथ रिमेनिंग यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स के, इसलिए जिनको लगना है वो लग जाए, समय ना व्यर्थ करें अपना। लेट अस क्रैक इट। और देखिए 6 मंथ यूपीएससी सीएससी के कुछ बैचेज भी आ गए हैं, 28 दिसंबर से कंटिन्यू हो चुके हैं 2021 प्रीलिम्स के, ठीक है। तो क्रैक यूपीएससी सीएससी इंडिया बेस्ट एजुकेटर, देखिए 28 तारीख से बैचेज स्टार्ट है, किसी भी बैच ले सकते हैं। मिशन 2021 6 महीने का बैच है, जिसमें प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज किया जाएगा, टॉप एजुकेटर होंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस किया जाएगा आपका। उसके बाद पीडीएफ में मिलेगा आपको, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग भी आपके होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराएंगे, सब कुछ होगा इसमें। बैच स्टार्ट हो गया है, जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले, और सब्सक्रिप्शन के समय PJ01 कोड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए बहुत सारे बैचेज हैं, लक्षित 2021 6 महीने के बैच कोर्स हैं, 1 साल के बैच कोर्स हैं, 22 के और 23 के 2 साल के बैच कोर्स हैं। जिनको 21 में देना है, चाहे 22 में देना है, चाहे 23 में देना है, बेटा अपने अनुसार रणनीति बना लो और बैच को कंटिन्यू करो, पढ़ाई करो, किसने रोका है? ठीक है, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। देख लीजिए 21-22 एक्सपेडिशन 2022 1 ईयर बैच है, ये 2023 का बैच है, तो किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ईयर 1 ईयर 6 मंथ जो भी सब्सक्रिप्शन लेना अपने हिसाब से देख लो। प्रीलिम्स देना है तो प्रीलिम्स के हिसाब से, लेकिन मेरा मानना है कि पूरा बैच ज्वाइन करिए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। कोई भी कोड यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि PJ01 कोड को भी यूज किया जा सकता है। आइकॉनिक का प्राइस बढ़ने वाला है बेटा, और देखो बढ़ गया, बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, इसलिए लग जाओ, कभी भी एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है ये, ठीक है। तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो मैं बताया हूँ तुरंत बढ़ सकता है। चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट हो बताइए, वरना हम आगे बढ़े। तो विशाखापट्टनम नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है, विशाखापट्टनम नगर निगम को। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है? पहले तो आप मुझे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कि विशाखापट्टनम कहाँ पर है, किस स्टेट में पड़ता है विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है। तो विशाखापट्टनम जो नगर निगम है, मैं इसको थोड़ा बदल देता हूँ,
जस्ट 1 मिनट। तो विशाखापट्टनम नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी के अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और वार्षिक पुरस्कार के लिए क्यों चुना गया है? क्योंकि किसी को भी अगर चुना जाएगा, जाहिर सी बात एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर पे जो फुलफिल करेगा उस पैरामीटर पे उसको दिया जाएगा। और इसको देने का मतलब बस यही होता है कि अदर वाले को, अदर जितने भी नगर निगम है उससे प्रोत्साहित होंगे उन चीजों को। और सरकार के द्वारा बहुत सारी चीजें दी, फंड दी जाती है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो हम बात करेंगे विशाखापट्टनम नगर निगम के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत इसके लिए वार्षिक पुरस्कार चुना गया है। कुछ नगर पंचायतों को भी चुना गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये पुरस्कार कब दिया जाएगा ये इसके बारे में बात करेंगे। कितने राज्यों को मिल चुका है ये भी बात किया जाएगा। और साथ साथ ये कितने नंबर का है राज्य ये भी बात किया जाएगा। टेंशन फ्री रहिए और पढ़ाई करिए मस्ती से। आगे बढ़े हम, चलिए। तो विशाखापट्टनम नगर निगम को, जैसे मैंने कहा, कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्या है ये देख लीजिए। पहला कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, पहले तो आप ये बताइए कि इसमें मंत्री जी कौन है? कौन है मंत्री जी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय? जितने भी लोग हैं कमेंट करो बेटा, डरो मत। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो इन मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कोई? आंसर दीजिए सभी के सभी। तो ये विशाखापट्टनम नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना है। किसको चुना है? विशाखापट्टनम नगर निगम को। किस लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए वार्षिक पुरस्कार के लिए इसको चुना गया है। और विशाखापट्टनम को 2019 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उत्कृष्ट योगदान के लिए वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और यह पुरस्कार जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो पुरस्कार दिया जाएगा 1 जनवरी 2021 को। तो नए साल में विशाखापट्टनम नगर निकाय को इस साल का बेस्ट प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत इसको अवार्ड दिया जाएगा। 1 जनवरी 2021 को दिया जाएगा। नया साल स्टार्ट होने वाला है वैसे भी। तो आराम से पढ़िए, मजे से पढ़िए। और विशाखापट्टनम नगर निगम को चुना गया है प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत। और भी देखिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी की अगर हम बात करें तो वो आंध्र प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मतलब अगर राज्यों का, अगर श्रृंखला की बात करें, वैसे विशाखापट्टनम नगर निगम ने तो पाया ही है। इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में इसका तीसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। यह तीसरी बार है जब राज्य ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अलावा राज्य को अभिनव निर्माण प्रौद्योगिकी और परियोजना निगरानी उपकरणों में विशेष श्रेणी का पुरस्कार मिल चुका है। तो विशाखापट्टनम का जो नगर निगम निकाय है, नगर निगम है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। और मैंने कहा कि ये पुरस्कार 1 जनवरी 2021 से डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि ये तीसरा राज्य ऐसा है जिसको ये पुरस्कार सम्मिलित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश जो है तीसरा स्थान हासिल इसने किया है। राज्यों की श्रेणी में तीसरा स्थान इसने हासिल किया। और मैंने ये भी कहा कि ये तीसरी बार है जब राज्य ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। और इसके अलावा राज्य को अभिनव श्रेणी के लिए, इनोवेशन निर्माण प्रौद्योगिकी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और परियोजना निगरानी उपकरणों में विशेष श्रेणी का पुरस्कार दिया मिल चुका है। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो बता सकता है। कोई डाउट है किसी को? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अन्य पुरस्कार क्या क्या है इसके साथ ही साथ देखिए। मिर्जापुर, मिर्जापुर का नाम तो सुना ही होगा, मिर्जापुर वेब सीरीज भी आई थी। तो मिर्जापुर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय का पुरस्कार जीता है। तो मिर्जापुर की जो बात अगर हम करें तो मिर्जापुर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय का पुरस्कार जीता है। और नगर पंचायत अगर हम बात करें, टाउन एरिया जिसे कहते हैं, मलिहाबाद, जहाँ का आम बड़ा फेमस है लखनऊ का, उसको प्रथम स्थान और हरिहरपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको देखिए एक क्वेश्चन से कितने सब क्वेश्चंस निकले कि आपको ये भी पता चला कि मिर्जापुर कालीन, जो मिर्जापुर की कालीन बड़ी फेमस है, तो मिर्जापुर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय का पुरस्कार जीता है। और इसके साथ ही साथ जो मलिहाबाद, जिसका आम बड़ा फेमस होता है, मलिहाबाद लखनऊ के पास है, वो मलिहाबाद का को नगर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रथम स्थान मिला है। और हरिहरपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ तक किसको डाउट है? कोई भी डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट हो तो पूछिए। तो मलिहाबाद का आप जानते ही होंगे आप लोग, लखनऊ को प्रथम स्थान और हरिहरपुर को दूसरा स्थान दिया गया है। अब वैसे भी है, यूपी में मोदी है तो मुमकिन है, सबको पता ही है। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, जो स्लोगन है यूपी का। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग समझ सकते हैं। पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पुरस्कार में देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी क्षेत्र में आवास लाभार्थियों के चयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग और पारदर्शिता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कुल 5 प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, एक पैरामीटर होता है, उसी पैरामीटर पे सभी लोग काम भी करते हैं। तो आखिर पुरस्कार क्यों इनको दिया जाएगा? कोई तो पैरामीटर होगा जिसके अनुसार इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। आखिर अन्य भी नगर निकाय को दिया जा सकता था, अन्य भी नगर पंचायत को दिया जा सकता था, अन्य नगर पालिका को दिया जा सकता था, लेकिन इन्हीं को क्यों दिया गया? क्योंकि एक पैरामीटर को फुलफिल
फुलफिल करेंगे, एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, जो सरकार द्वारा बनाए गए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको फुलफिल करेंगे, तभी तो ये अवार्ड दिया जाएगा। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में आवास के जो लाभार्थियों के चयन में जो प्रौद्योगिकी का इन्होंने उपयोग किया, जो टेक्नोलॉजी का इन्होंने उपयोग किया, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर किसी भी कहीं भी किसी भी नगर पालिका में होता है, नगर पंचायत में, नगर निगम में, अगर आप टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को काम करते हैं, दूसरों से अलग लीग से हट के काम करते हैं, तो ही तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। इसीलिए मलिहाबाद को टाउन एरिया के लिए, जैसे मैंने हरिहरपुर को कहा अपने टाउन एरिया के लिए, जैसे हमने मिर्जापुर को कहा कि नगर निगम के लिए, और जैसे मैंने कहा विशाखापट्टनम को नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिया गया है। तो एक पैरामीटर को जो फुलफिल करेंगे तो अवार्ड इनको मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का बेहतर इन्होंने उपयोग किया है, और उपयोग के लिए पारदर्शिता के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी है कि जो भी पात्र लाभार्थी हैं, क्या उन लाभार्थियों को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार के पास भी एक डेटा रहेगा। सरकार के पास जब डेटा रहेगा तो सरकार क्या करेगी, उस डेटा के साथ में सारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो डेटा रहेगा उसके पास, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। और तो जाहिर सी बात है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इनोवेशन अगर कोई यूज करता है नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय या नगर पंचायत, तो जाहिर सी बात है अदर पे भी इसका फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर पुरस्कृत किसी को किया जाता है तो अगदर वाले को भी इसका फर्क पड़ता है कि वो भी इस पात्र लाभार्थियों का पात्र बनने की कोशिश करे। इसके तहत कुल 5 प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। कोई डाउट है किसी को? चलिए, कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य इसमें शामिल होते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम इसमें शामिल होते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका भी इसमें शामिल होती है, बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन भी शामिल होते हैं, और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को पहचानने के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाता है। तो इतने प्रकार के पुरस्कार इसके साथ दिए जाते हैं। और पुरस्कारों का उद्देश्य क्या है, वही जो कहानी मैं सुना रहा था, पुरस्कारों का उद्देश्य यही है कि एक ट्रांसपेरेंसी आए, एक पारदर्शिता आए, इसीलिए किसी को पुरस्कार भी दिया जाता है, पुरस्कृत किसी को किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 जनवरी 2019 से 68.5 लाख घरों का निर्माण किया गया है। जो सरकार की जो स्कीम चल रही थी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत, अभी तक 1 जनवरी 2019 तक जो डेटा लेके चल रहा है, उस डेटा में सरकार ने ये घोषणा किया है कि हम 68.5 लाख के आसपास जो आवास है, हम उनका निर्माण कर चुके हैं, हम घरों का निर्माण कर चुके हैं। और इसीलिए इस कार्य में बेहतरीन योजना निर्माण और क्रियान्वयन करने वाले निकाय को सम्मानित किया गया है, जो टेक्नोलॉजी का यूज करे, जो इनोवेशन करे। मतलब इनोवेशन का मतलब है कि दूसरों से लीग से हटकर कुछ अलग काम करे। उसकी जो मूलभूत सुविधाएं जो नगर निकाय में होनी चाहिए, या नगर पालिका में होनी चाहिए, नगर पंचायत में होनी चाहिए, वो सारी मूलभूत सुविधाएं क्या वाकई में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी सुविधाएं जो पैरामीटर, उस पैरामीटर को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सारी चीजों को देख के अगर जो अच्छा बेस्ट प्रदर्शन करेगा उसी को अवार्ड भी दिया जाएगा। ये उद्देश्य है इसका, को सम्मानित किया जाता है। और इसके तहत दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य मिलेगा। जाहिर सी बात है, जब एक करेगा, अदर भी नगर निकाय, अदर नगर पंचायत, नगर पालिका, सबको प्रतिस्पर्धा करने का, हर जगह प्रतिस्पर्धा जब होगा, तभी चीजें अच्छी होंगी। जैसे आप लोग भी प्रतिस्पर्धा करेंगे, आप लोग भी किसी से प्रतिस्पर्धा ही करके, जाहिर सी बात है, दूसरों से अच्छा रैंक लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अनअकैडमी कॉम्बैट भी चला रहा है कि ताकि आप प्रतिस्पर्धा करिए, आपको आपकी रैंक पता चले, और दूसरे जो अच्छे रैंक लाएंगे भाई, उनको भी आप बीट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं, हमारा मानना है कि अपने जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी आपने सीखा है, जो भी आज तक पढ़ा है, आप उस पे आइए और टेस्ट दीजिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि प्रतिस्पर्धा और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी, और पुरस्कार निम्नलिखित कार्यों से प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार है, वो चीजें भी मैं आपको बताता हूँ। तो कहने का मतलब है कि जहाँ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सरकार के पास एक डेटा रहेगा कि उचित लाभार्थियों को मिला है कि नहीं मिला है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई है। वैसे भी कोरोना महामारी चल रही है, अगर नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत अच्छा काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर भी इससे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए इनको अवार्ड दिया गया। आगे बात करते हैं और भी देखिए क्या क्या देखना है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन की उपलब्धियों को पहचानने के लिए भी चीजें हो जाएंगी। और भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के डिजाइन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावी तरीकों पर ज्ञान का प्रसार करना, ये भी है। इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, इनोवेशन, नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सफल अनुभव का प्रचार और प्रसार और आदान प्रदान करना। मान लीजिए एक नगर पालिका में कोई अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो अगल बगल वाले भी जो भी होंगे, वो भी चाहेंगे इस टेक्नोलॉजी को हायर करना। ठीक है, जाहिर सी बात है, सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, और जो भी बेस्ट प्रदर्शन करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। इस साल का अवार्ड जो दिया गया, विशाखापट्टनम को दिया गया है, इसके साथ साथ मिर्जापुर को दिया गया है, इसके साथ साथ 2 टाउन एरिया जो है मलिहाबाद, जहाँ के आम बड़े फेमस होते हैं, लखनऊ के पास होते हैं, और लखनऊ के पास है मलिहाबाद, और जो आपका हरिहरपुर जो है उसको भी दिया गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट हो तो बताइए।
कोई डाउट है किसी को? बेटा नया साल आने वाला है, कोई डाउट हो तो बताइए, वरना हम आगे बढ़े। डाउट रखना नहीं है, डाउट कोई भी नहीं रखना है। नए साल पे नए एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है। और नए साल पे नई एनर्जी कैसे पढ़ाई होगी? पुरानी चीजों को छोड़िए और नए टेक्नोलॉजी। नया साल अगर किसी का प्रीलिम्स देना हो या किसी को मेंस देना हो या किसी को इंटरव्यू देना हो, सबको आने वाला नया साल हार्दिक शुभकामनाएं है मेरी। लग जाइए अभी से, ठीक है? चीजें समय से अगर हो तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए लग जाइए बेटा। बड़ी जरूरी भी है चीजें, समय से हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और एक संघर्ष करने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेरा मानना है कि बेटा लगोगे तभी होगा, ठीक है? और जैसे मैंने कहा कि चलिए दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूँ, 100वीं किसान रेल को लॉन्च किया गया है। किसान रेल क्या है, मैं इसके बारे में कई बार चर्चा कर भी चुका हूँ किसान रेल के बारे में, कि मोदी जी ने कहा भी था कि किसानों की आय को दोगुना करना है। और इसी पर्पज से किसान रेल की स्थापना की गई थी, किसान रेल चलाने की बात की गई थी। और सरकार ने का मानना है, वैसे भी देख रहे हैं कि कृषि बिल जो पारित हुआ है उसके विरोध में किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो 100वीं किसान रेल को लॉन्च किया गया है। जो योजना है, सरकार का कहना यही है कि हम तो किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। किसानों की जो फसल है, जो भी चीजें हैं, जो भी सामान है, एक छोर से दूसरे छोर उसको भेजने के लिए पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। कई सारे मंत्रालय भी मिल के काम करते हैं, वो सारी चीजें हम इस पे बात भी करेंगे, ठीक है? 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की 100वीं किसान रेल को लॉन्च किया है। कब किया है? 28 दिसंबर। और 28 दिसंबर का दिन वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की 100वीं किसान रेल को लॉन्च किया है। भाई किसान रेल को लॉन्च किया है, इसका मतलब क्या है कि भाई किसानों के पर्पज के लिए रेल को लॉन्च किया गया है। किसान रेल है, माल ढुलाई होगी, जो भी सामान होंगे एक छोर से दूसरे छोर भेजे जाएंगे। इससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। देखिए और क्या क्या है। यह ट्रेन जो है महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी। कहाँ कहाँ चलेगी भाई? महाराष्ट्र के संगोला, महाराष्ट्र। इसके सीएम कौन है बताइए? महाराष्ट्र के सीएम वर्तमान में कौन है? और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? कमेंट करके सब लोग बताइए आप मुझे। तो ये ट्रेन कहाँ कहाँ चलेगी ये भी जानो। तो महाराष्ट्र के संगोला जो सौवीं रेल किसान रेल है, जिसकी लॉन्चिंग की गई है, तो मैंने यही कहा कि महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच में चलेगी। आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी भी है जानना। भाई आप सीएम का नाम जानिए। कमेंट कीजिए सभी के सभी जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। कमेंट कीजिए सभी लोग जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कमेंट करिए पहले। वेरी गुड। और कोई? और भी कोई है? महाराष्ट्र के संगोला, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है? और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है और वहां के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, कि बड़ी जरूरी है। कमेंट नहीं करेंगे लोग आप लोग तो फिर मजा नहीं आएगा। और बेटा इतने लड़के आप लोग, जो लोगों ने बीपीएससी का परीक्षा दिया होगा, मैं जो क्वेश्चन कहा था, एक एक क्वेश्चन जाके मिला लीजिएगा कि वो पेपर में आया है कि नहीं आया आपके। क्वाड से लगाए सारा पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आसियान से लगाए, ब्रिक्स से लगाए, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बताइए आप लोग। तो ये जो ट्रेन चलेगी, वेरी गुड, महाराष्ट्र के सीएम और राज्यपाल कौन है वहां के? यहाँ तक कि आप पश्चिम बंगाल के बताइए, सीएम सभी लोग जानते होंगे, ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है इस समय पश्चिम बंगाल? तो इन दोनों के बीच में चलेंगे, ठीक है? बाकी जिन लोगों को नहीं पता है, कॉपी में लिख लेंगे क्वेश्चंस और घर पे जाके एक बार इसके बारे में सर्च करेंगे। मैं बताने को सब बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, बेटा डर को खत्म करो। अगर नहीं आता है तो सीधे नो लिखो, आता है तो बताइए, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो नो लिखिए और कॉपी में लिखिए, घर पे जाके उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिए। उससे कई चीजें आपको पता चलेंगी। आप जब सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, सर्च करेंगे उसके बारे में, तो आपको कई चीजें पता चलेंगी, वो हमेशा काम देगा, ठीक है? तो 28 दिसंबर 2020 को, इसी 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की एक नई किसान रेल को लॉन्च किया है, 100वीं किसान रेल को लॉन्च किया है, किसानों को सौगात दिया है। और ये ट्रेन जो चलेगी महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के जो आपके शालीमार के बीच में चलेगी। ये ट्रेन का जो रूट है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लिए है। और होगा क्या कि इस ट्रेन में शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च
डोमेस्टिक प्याज जैसी सब्जियों का परिवहन किया जाएगा और इसके अलावा संतरे, अंगूर, केला, अनार इत्यादि का परिवहन भी करेंगे। जाहिर सी बात है जितने भी सामान हैं, खाने पीने की खाद्य वस्तुएं जो हैं, जो किसानों के द्वारा पैदा की जाती हैं, उनको एक स्थान से दूसरा स्थान भेजा जाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। जो मोदी जी ने कमिटमेंट किया था कि 2022 तक हम किसानों को आय को दोगुना करेंगे। इसी पर्पज के बीच लिए सरकार ने किसान रेल चलाने को कहा भी है कि हम किसान रेल को अधिक से अधिक चलाएंगे। बहुत सारे राज्यों ने आवेदन किया है कि सर हमारे क्षेत्र से भी होके वो चीजें गुजरे, हमारे स्टेशन पे भी गुजरे, ताकि हम भी अपने सामान को उस पे रख सकें और जो हमारे सामान है, जो हमारे किसान है, उन किसानों की जो भी वस्तुएं हैं, उन चीजों को भेजा जा सके। ठीक है, जो खराब होने वाली वस्तु, बहुत सी ऐसी वस्तु होती है जैसे मैंने कहा कि ये खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी कमी है इस समय कोल्ड स्टोरेज की। इसका बहुत बड़ी कमी है और बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जो खराब हो जाती है। और किसान तो देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान आंदोलन चल रहा है इस समय, मतलब कृषि बिल को लेके सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि उस बिल में जो भी कमियां उसको को दूर किया जाए। और आप देख रहे होंगे कितने दिनों से किसान हमारा बैठा हुआ है, कृषि बिल में बहुत सारी जो कमियां उनको वापस करना चाहता है वो। खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं आऊंगा, बस ये जो मेन मुद्दे हैं मैंने उसको बताने की कोशिश किया है कि ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच में चलेगी, ये इनके बीच की दूरी है। और जो भी सामान है ट्रेनों में क्या होगा, ट्रेन में शिमला मिर्च या फूल गोभी, पत्ता गोभी, जो भी चीजें हैं, मिर्च लगा जो भी सामान होगा, वो सारे सामानों को भेजा जाएगा, अच्छे तरीके से भेजा जाएगा। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होंगे, उसमें सामान को रखा जाएगा ताकि वो खराब ना हो। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। देखिए देश का किसान कितना खुश है, और ये देखिए किसान रेल के बारे में बात कर रहा था। और देखिए किसान रेल की पहली मल्टी कम्युनिटी सेवा जो है अगस्त 2020 में शुरू की गई थी, ठीक है, सरकार के द्वारा। और इस सेवा में वो महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में शुरू किया गया था। यानी कि जो पहली की जो बात की जाए, किसान रेल की पहली जो मल्टी कम्युनिटी सेवा जो थी, वो इसी साल अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। और इस सेवा को महाराष्ट्र के जो देवलाली, महाराष्ट्र से शुरू किया गया था और बिहार के दानापुर के बीच में शुरू किया गया था। और इसके लॉन्च के बाद से किसान रेल सेवा ने 27,000 टन कृषि उत्पादों का परिवहन किया है, ठीक है। और भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन में 50% की सब्सिडी भी दी है। जाहिर सी बात है सरकार जो है ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है किसानों की आय को दोगुना भी करता है। और इसमें बहुत सारी जो भी मंत्रालय है उन लेके साथ चलना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए रेल मंत्रालय भी इसको लेके चलना पड़ेगा, कृषि मंत्रालय उसको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कृषि से संबंधित सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़े हम। कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ा जाए फिर। कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि समय कम है बच्चों के पास। मैं समझ सकता हूँ पेपर है। किसान रेल का जो विचार आया था ना, सबसे पहले 2020 और 21 का जब बजट सत्र चल रहा था तभी आया भी था। तो कोई बताइए वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? देश की वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस समय? रेल मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कृषि मंत्री कौन है? तीनों का आंसर तुरंत दीजिए आप लोग मुझे। ये तीनों का नाम जानना बहुत जरूरी है आपको। बताइए देश की वित्त मंत्री कौन है इस समय? वित्त मंत्री का नाम जानना बहुत जरूरी है। बताइए सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों। कौन है वित्त मंत्री इस समय? ठीक है, वेरी गुड। तो किसान रेल का विचार केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान प्रस्तावित किया गया था। और किसान रेल योजना का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना है 2022 तक, सरकार ने जो कमिटमेंट किया है किसानों से। लक्ष्य जो है दूध, मांस, मछली, फल और सब्जियों के लिए नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन का निर्माण करना था। और आपको पता है कि जब ऐसी चीजें हैं जिनके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जितना बता रहा हूँ, जैसे दूध है, मांस है, मछली है, तो इनके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, और जो चीजें नहीं है वो। इसीलिए सरकार जो है जो किसान रेल चला रही है उस सारी रेलों में ऐसा सुविधाएं होंगी, नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन का निर्माण करना था। और इसमें फ्रेट और एक्सप्रेस ट्रेनों में रेफ्रिजरेटर कोच भी शामिल है, ठीक है। तो सरकार द्वारा हर सुविधाएं दी जा रही है, किसान रेल को लॉन्च किया गया है। और जो मैंने कहा कि किसान रेल इसी साल के केंद्रीय बजट में भी इसके बारे में चर्चा किया गया था, हमारे देश की वित्त मंत्री है उनके द्वारा, निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया था। और सरकार इस पे जो है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ही ये सब चीजें कर रही है। किसान रेल को लॉन्च किया जा रहा है ताकि एक जगह से दूसरे छोर पे जो भी सामान है वो सामान का ट्रांसपोर्ट हो सके, परिवहन हो सके। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट? कोई भी डाउट हो तो बताइए, वरना हम आगे बढ़े। कोई डाउट है किसी को? तो आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए
वही इसे हासिल करने का जो करने के लिए भारतीय रेलवे ने 17 टन की क्षमता वाली रेफ्रिजरेटर पार्सल वैन विकसित की है। और ये पार्सल वैन जो है रेल कोचरी फैक्ट्री कपूरथला के माध्यम से खरीदे गए हैं। बताइए कपूरथला कहाँ पे है? कपूरथला, 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 सुना तो होगा ना आप लोगों ने कपूरथला का नाम। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ पर है बताइए। और ये भारतीय रेलवे के पास वर्तमान में 9 ऐसे रेफ्रिजरेटेड वैन हैं और इन्हें राउंड ट्रिप के आधार पर बुक किया जा सकता है और इस वैन का किराया सामान्य मालगाड़ी का 1.5 गुना है। तो सरकार को भी तो रेवेन्यू मिल रहा है। तो यही सब चीजें हैं। तो सरकार के द्वारा कोशिश तो यही है, सरकार के द्वारा किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है भेजने के लिए। तो 17 टन की क्षमता वाली जो रेफ्रिजरेटेड पार्सल है वैन जिसे कहते हैं वो विकसित की गई है। जैसे मैंने कहा कि ये पार्सल जो वैन है रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला है उसके द्वारा खरीदा गया है। और भारतीय रेलवे के पास जैसे मैंने कहा कि वर्तमान में 9 ऐसे रेफ्रिजरेटेड वैन है और इन्हें राउंड ट्रिप के आधार पर घुमाया जाता है, उसको बुक किया जा सकता है जिसे कह सकते हैं राउंड ट्रिप। और इन वैन का किराया जो है सामान्य मालगाड़ी का 1.5 गुना है। तो जाहिर सी बात है कुछ एक्स्ट्रा तो लगेगा ही और सरकार तो सब्सिडी दे ही रही है 50% की। इसका साथ साथ कृषि उड़ान भी एक आया था, उसके बारे में भी पढ़िए ये क्या है कृषि उड़ान। ठीक है, तो किसान रेल तो हो चुका, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? अब हम कृषि उड़ान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बजट 2020 और 21 में किसान रेल के साथ कृषि उद्योग का प्रस्ताव किया गया था। किसान रेल का तो किया ही जा रहा था, इसके साथ साथ कृषि उद्योग का भी प्रस्ताव किया गया था। और किसान कृषि उड़ान पहल जो है उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। तो बताइए नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके अधीन काम करता है, मतलब कौन है, मंत्री जी कौन है बताइए। इसका भी केंद्रीय बजट में उल्लेख किया गया था। 2020 और 21 के जो केंद्रीय बजट था उसमें कृषि उड़ान का भी उल्लेख किया गया था, कृषि उड़ान का भी चर्चा की गई थी। तो आप बताइए कि वर्तमान में उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है, कौन है मंत्री जी इस समय नागरिक उड्डयन मंत्रालय में? मंत्री जी कौन है यही बताइए, क्योंकि मंत्री जी का नाम जानना बड़ा जरूरी है। बताइए कौन है मंत्री जी, बताइए मंत्री जी कौन है। तो कितना लंबा चौड़ा पढ़ा दूं और आप लोग को पता ही ना चले कि मंत्री जी कौन है तो कैसे काम चलेगा। मंत्री जी का नाम जानना बड़ा जरूरी है ना। बताइए मंत्री जी कौन है, और कोई, और कोई है जो मंत्री जी का नाम बताए? तो जैसे मैंने कहा कि कृषि बजट 2020 और 21 में किसान रेल के साथ साथ कृषि उद्योगों पर प्रस्तावित किया गया था, कृषि उद्योग को प्रस्तावित किया गया था। और कृषि उड़ान जो पहल जो है उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करती है। और यह राष्ट्रीय और इंटरनेशनल मार्गों पर जल्दी खराब होने वाले सामानों का परिवहन करती है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाए जहां पर अभी सुविधाएं चालू की गई है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हर लेवल पे वो सुविधाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो कृषि उड़ान हो चाहे किसान रेल हो वो दोनों योजनाओं को देख लीजिएगा। ये दोनों योजनाएं जो है किसानों पे ही केंद्रित है, क्योंकि सरकार ने कहा भी था कि 2022 तक किसानों की आय को हमको दोगुना करना है। तो कृषि उड़ान जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मंत्री जी कौन है आप कमेंट करके अभी भी बता सकता चाहते हैं तो बता सकते हैं। इसका साथ देश की वित्त मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, इसका भी आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये होगा जैसे मैं कृषि उड़ान की बात किया हूँ, जैसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मैं बात किया हूँ, तो इसी में जैसे है कि ये जो काम होगा चाहे नेशनल लेवल पर चाहे इंटरनेशनल लेवल पर जल्दी खराब होने वाले जो सामान है उन सामानों का परिवहन किया जाएगा इसके माध्यम से। जब उड़ान मंत्रालय है तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो सभी की बात किया जाएगा उसमें। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, अगला जो टॉपिक है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, कोई डाउट हो तो बता सकते हैं आप लोग। कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? चलिए अगला जो टॉपिक है देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हस्तनिर्मित पेपर यूनिट की स्थापना की गई है। तो अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी बताइए क्या है अरुणाचल प्रदेश की? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए क्या है, कि राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ के सीएम कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तीन चीज का आंसर दीजिए तुरंत आप लोग। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, वेरी गुड। सीएम कौन है? कई बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है सीएम के बारे में। और राज्यपाल का नाम बताइए, तीनों का आंसर दीजिए तुरंत जल्दी जल्दी आप लोग। फिर उसके बारे में हम बात करेंगे मोनपा के बारे में। बताइए।
जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी, क्योंकि आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुराने साल को खत्म किया जाए, नया साल स्टार्ट होने वाला है। पुरानी यादों को क्या ताजा करना है। नई यादों को ताजा किया जाए हम लोग। ठीक है, नया साल आने वाला है, 2020 गोइंग, किस इनकमिंग। हाँ, जल्दी बताइए आप सभी के सभी। तो अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने कहा कि मोनपा हस्तनिर्मित पेपर यूनिट की स्थापना की गई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको जानना चाहिए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, वो बता सकता है? अरुणाचल प्रदेश, आपके खेल मंत्री भी वहीं से आते हैं। खेल मंत्री कौन है, नाम बताइए आप सभी के सभी। पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट, बताइए। सेवन सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, बौद्धों का बहुत बड़ा मठ है वहां पे, तवांग मठ शायद कहते हैं उसको। अगर कोई देश का पीएम या कि कोई भी फॉरेनर डेलीगेशन अगर अरुणाचल में चले जाए तो चाइना परेशान हो जाता है वहां पे, क्योंकि चाइना को लगता है कि ये हमारा राज्य है। बताइए अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, क्योंकि यूपीपीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप सभी के सभी, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों। और कोई? तो जैसे मैंने कहा कि मोनपा हस्तनिर्मित पेपर यूनिट की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोनपा हस्तनिर्मित जो है, हाथ से निर्मित पेपर यूनिट की क्या स्थापना की गई है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी जिसको पता है, जिन्होंने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है, बेटा घर पे जाना और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश का देखना कि अरुणाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, कौन सी लोकसभा की सीटें हैं, वहां की राजधानी क्या है, वहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना किया है। किसने किया है भैया? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना की है, क्योंकि हस्त निर्मित का मतलब होता है हाथ से बनाया हुआ, निर्मित, हस्त निर्मित, हाथ से बनाया हुआ निर्मित पेपर यूनिट की स्थापना की है। और मोनपा हस्त निर्मित कागज 1000 साल पुरानी विरासत है, ये आज की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, 1000 पुरानी विरासत है। और इसे नई इकाई के साथ पुनर्जीवित किया जा रहा है। वैसे भी बहुत सी चीजों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो मोनपा हस्तनिर्मित जो पेपर यूनिट है, इसकी स्थापना की गई है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो पेपर यूनिट है सर, ये जो है 1000 साल पुरानी हमारी विरासत है, और इसे ही नई के साथ पुनर्जीवित किया जा रहा है, फिर से इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जा रहा है? खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सहयोग से किया जा रहा है। तो आप बता सकते हैं मंत्री जी कौन है इस समय, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मंत्री जी कौन है? कोई तो होंगे ना मंत्री जी, बताइए कौन है मंत्री जी, क्योंकि इनका नाम भी जानना बड़ा जरूरी है। तो मोनपा क्या, अगर कोई पूछे कि मोनपा क्या है, हस्तनिर्मित पेपर यूनिट है, और 1000 साल पुरानी ये विरासत, पुरानी विरासत है, और इसे ही नई के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, पुनर्जीवित इसको फिर से किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर ओल्ड इज गोल्ड जैसे कहा भी जाता है, अगर पुरानी चीजों को पुनर्जीवित करने का श्रेय सरकार ले रही है, तो ये भी अच्छी पहल है, होनी भी चाहिए ये चीज। और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। बाकी सीएम और राज्यपाल का नाम बताइए आप लोग, कौन है खादी और ग्राम उद्योग आयोग के हेड मंत्री जी कौन है? चलिए मुख्य बिंदु पे हम लोग बात कर लें। इस इकाई की स्थापना मोनपा तकनीक के आधार पर उत्पादित कागज की व्यावसायिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए की गई है। किस तकनीक का बेटा? ये जो मोनपा है, इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी इकाई की स्थापना मोनपा तकनीक के आधार पर उत्पादित कागज की व्यावसायिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए की गई है। और इसके अलावा यह इकाई अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय रोजगार का सृजन भी करेगी। आपको पता है कि जो ये एरिया जो है, जो अरुणाचल प्रदेश हुए या नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे एरिया जो हुए, वहाँ पे जो आय का जो स्रोत है, मेन लोगों का जो है, जीविकोपार्जन का जो मेन स्रोत है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियां तो है नहीं, वहाँ पे जो सोच है वो टूरिज्म ही है, पर्यटन ही है। लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को रोजगार मिलेगा। और ऐसी चीजें, अगर पुरानी चीजें हैं, उसको नई में कन्वर्ट उसको किया भी जा रहा है, उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि पुरानी हस्तनिर्मित एक कागज पेपर यूनिट है। अगर लोगों को ये सब चीजें पुनर्जीवित की जा रही है तो जो पुराने परंपरागत लोग हैं, जो उन चीजों से भली भांति परिचित है, तो उन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये भी बड़ी अच्छी एक पहल है सरकार की। ठीक है, तो यह इकाई जैसे मैंने कहा कि स्थानीय रोजगार का सृजन भी करेंगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में अच्छे तरह से उनको पता है, और बस उसी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। और ये इतने सालों पुराने से, सदियों से चली आ रही है, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति उसके बारे में परिचित जरूर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। एक मिनट रुक जाइए, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। कोई डाउट है किसी को? ठीक, आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, मुख्य बिंदु बता ही दिया मैंने। मेन उद्देश्य यही है कि जो भी पुरानी चीजें हैं, अगर उसको पूरा से पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे वहां क्या होगा, क्या कि जो भी लोग हैं, जो भी रोजगार परक लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। तो सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी हस्तनिर्मित पेपर यूनिट है, जो मोनपा जो है, जो अरुणाचल प्रदेश का है, अगर वो चीजों को पुनर्जीवित करते हैं, फिर से नए में पुनर्जीवित किया जाता है, तो सरकार, जाहिर सी बात है, जितने भी लोग होंगे, जो पारंपरिक लोग होंगे, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा वहां पे। और इम्पोर्टेंट ये है कि रोजगार कैसे मिले, तो सरकार द्वारा कोशिश किया जा रहा है। और अगर ये इतनी सदियों से पुरानी है, हजारों सालों से ये प्रथा चल रही है, तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये सब चीजें आ रही है? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, KVIC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी देखते हैं मोनपा हस्तनिर्मित कागज के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। मोनपा हस्तनिर्मित कागज की कला की उत्पत्ति चीन में लगभग 1000 साल पहले हुई थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है, क्योंकि गूगल में चाइना लगा हुआ है, तो इस कला की उत्पत्ति जो है चीन में लगभग 1000 साल पहले हुई थी। और इस तकनीक का उपयोग करके बनाए गए महीन बनावट वाले हस्तनिर्मित कागज को मोन सुगु कहा जाता है, क्योंकि हस्तनिर्मित है, हाथ से बनाई जाती है। तो जो चीजें हाथ से बनाई जाती है उसका एक अलग ही महत्व होता है। ठीक है, और सरकार तो आजकल इन्हीं का प्रमोशन भी कर रही है। तो इस तकनीक का जो उपयोग करके बनाए गए महीन बनावट वाले हस्तनिर्मित कागज को मोन सुगु कहा जाता है, और इस स्थानीय जनजातियों की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और इस कागज का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे शेड्यूल ट्राइबल भी वहां पर पाए जाते हैं, जनजातियां भी पाई जाती हैं। और यूपीएससी में अरुणाचल प्रदेश से या मेघालय से या मिजोरम से जो भी अनुसूचित जनजातियां अगर कहीं पाई जाती हैं, कोई जनजातीय क्षेत्र अगर है, वहां पे लोग पाए जाते हैं, उसके बारे में पेपर में पूछ भी देता है क्वेश्चन। इन बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि मुनपा हस्तनिर्मित कागज की जो उत्पत्ति है, 1000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि चीन में लगभग 1000 साल पहले से ये हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और इस टेक्निक का उपयोग करके बनाए गए जो महीन कागज जो है, बनाए गए महीन बनावट वाले हस्तनिर्मित कागज को मोनसुबू कहा जाता है। और स्थानीय जो जनजातियों की संस्कृति का यह अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि जनजातियां भी वहां पाई जाती हैं। अगर इतनी पुरानी चीजों को, अगर इतनी चीजों को अगर फिर से नए में कन्वर्ट किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि इस कागज का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि जहां भी जनजाति होती है, जनजातीय जल, जड़ जंगल, जंगल, तीन चीजों के लिए बड़े फेमस है। आप समझ भी सकते हो उन चीजों को। इसके साथ ही साथ मोनपा हस्तनिर्मित कागज का एक स्थानीय पेड़ से बनाया जाता है, जिसे सुगु से कहा जाता है। यानी कि जो कागज होता है, आपको पता है कि लकड़ियों के पेड़ों से ही तो बनाया जाता है। तो कागज जो है, ये एक स्थानीय पेड़ से बनाया जाता है, जिसे सुगु से कहा जाता है। और इस वृक्ष का औषधीय महत्व भी है। जो जो सुगु जो शेंग जो है, वो पेड़ जो है जिससे पेपर बनाए जाते हैं, उसका एक औषधीय महत्व भी है। इसीलिए कागज में बनाने में कच्चे माल की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप आराम से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट है किसी को तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए फिर। कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए क्या क्या चीजें हैं। अरुणाचल प्रदेश मोनपा हस्तनिर्मित कागज को अन्य देशों जैसे कि जापान, तिब्बत, भूटान और थाईलैंड को भी बेचा जाता था।
ठीक है। तो इतने सदियों से चली आ रही प्रथाएं चीजें हैं, उन चीजों को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग के बीआईसी के द्वारा। पृष्ठभूमि थोड़ी सी बात कर ले कि इससे पहले 1994 में मोनपा हस्तनिर्मित कागज उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि पेड़ की छाल लाने के कार्य में भौगोलिक चुनौतियों के कारण प्रयास विफल रहा था। आपको पता है कितने पेड़ों के नुकसान भी हो सकते हैं, ये भी एक समस्या थी। हालांकि इस बार केवीआईसी ने कुमरप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान जयपुर के वैज्ञानिकों की टीम को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैनात किया था, और इस टीम ने वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इकाई स्थापित करने के लिए 6 महीने तक प्रयास किए भी हैं और किया जा रहा है। इसीलिए 1000 साल पुरानी ये जो प्रथा है, 1000 पुरानी जो ये कला है, उस कला को पुनः पुनर्जीवित किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है ताकि लोकल लेवल को लोगों को, वहाँ की जनजातियों को भी रोजगार वहां पे मिल सके। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। और भी देखिए, कागज बनाने के अलावा अरुणाचल प्रदेश के तवांग को स्थानीय शिल्प जैसे हस्तनिर्मित फर्नीचर, हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है, और वे भी विलुप्त होते जा रहे हैं। हालांकि केवीआईसी जो है, खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग जो है, अरुणाचल प्रदेश के इन दो हस्तनिर्मित शिल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो अभी तो चलो मोनपा पे हो ही रहा है, हस्तनिर्मित पेपर पे हो रहा है, आने वाले समय में हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन पे भी, या हस्तनिर्मित फर्नीचर पे भी, इस पे भी अपना दिमाग केंद्रित करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, योजना क्या है देख लीजिए कि शुरू में पेपर यूनिट प्रतिदिन 5 से 600 हस्त निर्मित कागज बनाने के लिए 9 कारीगरों को शामिल करेगी, और ये कारीगर प्रतिदिन 400 रुपए कमाएंगे। खैर, लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग उसके बारे में फेमिलियर है, क्योंकि ये सदियों पुरानी ये चीज परंपरा चली आ रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें उनको महारत हासिल होगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं अरुणाचल प्रदेश में। जैसे मैंने कहा कि अभी तो सिर्फ हस्तनिर्मित पेपर पे बात हो रही है, आने वाले दिन पे हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तनों पर बात होगी, स्थानीय शिल्प कला पे बात होगी, तो बहुत सी चीजों पे बात होगी। अभी सरकार ने इस पे ध्यान केंद्रित किया है, आने वाले समय पे उस पे भी ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? कोई भी डाउट डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़े। कोई डाउट है किसी को? तो अगला जो टॉपिक रहेगा आपका, मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में भारत की पहली एयर हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, पेपर में भी देख सकते हैं कि आजकल तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो वायरल हुआ था बैलून के बारे में, खैर आप लोग जानते भी होंगे। और ये और कहीं नहीं किया जा रहा है, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में ही है। कई सारे टाइगर रिजर्व की अगर भारत में बात की जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व और रिजर्व टाइगरों की संख्या अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है। अभ्यारण्यों की बात किया जाए तो वो भी मध्य प्रदेश में है। नेशनल पार्क की बात किया जाए तो वो भी मध्य प्रदेश में है, और पेपर में हमेशा पूछे जाते भी हैं। तो हम उसके बारे में चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ साथ एक नई चीज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है। और हॉट एयर बैलून सफारी क्या है, इससे क्या यूज होता है, और ये किसे राष्ट्रीय पार्क से ये से स्टार्ट किया गया है, ताकि ये आदमी उड़ेगा भी ऊपर से तो नीचे जितने भी जंगली जानवर है उसको भी देख सकेगा, उसका भी लुत्फ उठा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में सीएम कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। 3 चीज बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी के सभी, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो। मध्य प्रदेश, सभी लोग जानते भी हैं मध्य प्रदेश, मामा जी हैं वहां पे, शिवराज सिंह चौहान। हाँ? अच्छा, और राज्यपाल कौन है वहां की? राज्यपाल कौन है? गवर्नर? कोई तो होगा, अरे कौन है बताओ, कौन है गवर्नर बताओ। गवर्नर राज्यपाल कौन है बेटा बताओ, कोई तो होगा। कौन है बताओ? जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है वो आपके राज्यपाल की गवर्नर है, क्योंकि लालजी टंडन साहब का देहावसान हो गया, वो अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, और उनका जो सीट जो खाली था, तो इसलिए आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनको उनका प्रभार मध्य प्रदेश का भी प्रभार दिया गया है। ठीक है, सीएम वहां के शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क वहां पाए जाते हैं, बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है वहां पे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है, और वो कहाँ की गई है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की गई है। इसके साथ साथ और भी टाइगर रिजर्व है, मतलब रिजर्व है वहां पे, पार्क है वहां पे भी चर्चा की जा रही है, जैसे पन्ना है आपका। आगे इसके बारे में चर्चा करें, चलिए। मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की है। किसने किया है भैया? वहां के वन मंत्री ने। और कहाँ पे किया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया है।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की है। तो देख रहे हैं एक बैलून है, नीचे लोग होते हैं और जब वो उड़ती है ऊपर से तो नीचे दिखाई देता भी है। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये भारत की पहली है। आप इसका भी एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद टाइगर रिजर्व को भी आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये सब चीजें आप वहां पे देखेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। और ये पेपर में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जब एक बार सर्वेक्षण किया गया था बाघों का सर्वेक्षण, तो ये पूछा गया था कि किस टाइगर रिजर्व में सीसीटीवी जो है उसके थ्रू उसका सर्वेक्षण किया गया था, ऐसा बताया गया था और पेपर में आया भी था क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन आया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खैर पहला है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होगा। वर्तमान में देश में कई हॉट एयर बैलून राइड तो जरूर है, लेकिन ये पहली हॉट एयर बैलून सफारी है। राइड तो आप हर जगह जाके कर सकते हैं, लेकिन पहली हॉट बैलून सफारी है ये, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो भी किस राष्ट्रीय रिजर्व में? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो आप ऊपर उड़ेंगे भी और नीचे से लोगों को देखेंगे भी, नीचे जंगली जानवरों को भी आप देख सकते हैं। तो दोनों कॉम्बो पैक हम उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं और इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, हॉट एयर बैलून राइड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यह सफारी बफर क्षेत्र तक सीमित होगी और यह सेवा जयपुर बेस्ट स्काई वर्ल्ड कंपनी द्वारा संचालित की जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो ली जाती है किसी न किसी कंपनी से या किसी न किसी से हायर की जाती है, तो ये जो टेक्नोलॉजी ली जा रही है वो जयपुर बेस्ट स्काई वर्ल्ड कंपनी जो है उसके द्वारा संचालित की जाएगी। और इस सवारी के दौरान जो पर्यटक होगा, जो टूरिस्ट होगा, वो घूमेगा, भाई घूमने के लिए आया है, एंजॉय करने के लिए आया है, वो इंडियन स्लॉथ बेयर और तेंदुओं को ऊंचाई से देख सकते हैं। जब उड़ेंगे ऊपर तो नीचे से देख, ऊपर से देख भी सकते हैं नीचे की तरफ। और इस सेवा को राज्य के अन्य टाइगर रिजर्व जैसे पेंच है जो मध्य प्रदेश में है, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी लॉन्च किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक से काम से कई काम हो सकते हैं, तो आप उसका एयर का लुत्फ भी उठा सकते हैं, बैलून का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी नीचे के जितने भी रिजर्व के अंतर्गत जो भी जंगली जानवर है उनको भी आप देख सकते हैं। तो दो दो काम हो जाएगा आपका। तो एक बार जाइएगा, घूमिएगा आप लोग, फिर एंजॉय कीजिए वहाँ का, फिर वहाँ के बारे में पता कीजिएगा, फिर पता चल जाएगा आपको। और ये भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी है। ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी स्टार्ट किया गया है, इसके साथ ही साथ जो पन्ना है, जो आपका पेज है, वहां पे भी इसको शुरू करने की योजना सरकार कर रही है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और भी देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में जान लीजिए कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। बस इतना जानिए पहले कि एमपी में है, कई बार पेपर में पूछा है। तो यह है पूर्वी सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में ये स्थित है और ये अपने सदाबहार साल के वनों के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, यह सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है और यह अपने सदाबहार साल के वनों के लिए जाना जाता है। और इस क्षेत्र का नाम बांधवगढ़ किले के नाम पर रखा गया है। यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो रखा गया है वो बांधवगढ़ जो पहले किला होता था उस किले के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने, ठीक है, यह किला लक्ष्मण ने अपने भाई भगवान श्री राम को दिया था। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कीमती है। तो आप लोग भी जानिए इसके बारे में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहली ऐसी हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है वहां पे, तो आप लुत्फ भी उठा सकते हैं पन्ना में या वहां पे भी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ये पहले किला के नाम पर रखा गया है, बांधवगढ़ का नाम जो रखा गया है वो बांधवगढ़ किले के नाम पर रखा गया है। और जैसे कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने भगवान श्री राम को ये किला गिफ्ट किया था, ठीक है, उपहार दिया था। तो नया साल आ रहा है, आप लोग भी उपहार दीजिए। ठीक है, बांधवगढ़ में गौर की वापसी है। क्या है गौर? थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में गौर की बहुत कम आबादी थी, परंतु मवेशी से फैलने वाली एक बीमारी के कारण सभी गौरों की मृत्यु हो गई है। बड़ी दुख की बात है। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में, कई बार पेपर में पूछता भी है, गौरों को फिर से लाया गया। ठीक है, तो ये भी आपको जानने का मौका मिला। और आगे देखते हैं। 2012 में लगभग 50 जो गौर थे बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए गए थे, एक ट्रांसफर किए गए थे। और इस परियोजना को मध्य प्रदेश वन विभाग, ताज सफारी और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया गया था। और कान्हा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो आपको ये चीजें इसके थ्रू, ये सारी भी चीजें आपको पता चली। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बताया मैंने, कान्हा के बारे में बताया आपको, टाइगर रिजर्व के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये सब भी देखिए, टाइगर रिजर्व जो है कान्हा आपका तो मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना भी स्थित है आपका। तो ये सब चीजों से आपको इतना ज्ञान नॉलेज हो गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है किसी को? डाउट हो तो बता दो, नहीं तो हम आगे बढ़े। कोई डाउट हो तो बताइए। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अंटार्कटिका में कोविड-19। अंटार्कटिका, वहां पर भी कोविड-19। भाई छोड़ क्यों नहीं रहा है ये पीछा कोविड-19? वो भी अंटार्कटिका जहाँ पे बर्फ है, बर्फ से ढका हुआ है, वहां पे कोरोना वायरस पहुंच गया। ये तो बड़ी सोचने वाली बात है। खैर इस पे चर्चा करते हैं, फिर हम लोग पता चल जाएगा क्या है सच्चाई। आगे बढ़ा जाए फिर। अंटार्कटिका में कोविड-19 है। कोरोना महामारी क्या है ये सभी लोग जानते हैं कि एक वैश्विक महामारी है, और चीन के वुहान शहर से ये शुरुआत हुआ। धीरे धीरे देखा आप लोगों ने पूरा, तो खैर इस पे तो पूरी महारत हासिल होगी, आप लोगों को सब पता ही होगा A to Z। और साल भी खत्म हो रहा है, नया साल आ रहा है। नए साल का लुत्फ उठाइए और चीजों को जल्दी हम लोग भूलें, उन पुरानी यादों को हम भूलें, वही अच्छा रहेगा। और आने वाली जनरेशन को हम बताएंगे कि देखो यार 2020 जब 2020 चल रहा था तो कोरोना महामारी ने कैसे कोहराम मचाया था, हम क्या कर रहे थे उस समय। ये सारी चीजें यादों में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अंटार्कटिका में कोविड-19 पाया गया, ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका में चिली के एक अनुसंधान केंद्र में 36 लोग नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। ये हाल है कि चिली के एक अनुसंधान केंद्र में 36 लोग जो है, जो कोरोना वायरस है उससे संक्रमित पाए गए हैं। और अंटार्कटिका में वायरस की उपस्थिति का यह पहला मामला है। बताइए, वहां पर भी ना छोड़ा ये कोरोना ने। ये कोरोना क्या है, देख ही रहे हैं, एक वैश्विक महामारी है। और क्या है, और आप लोग तो भली भांति परिचित होंगे इनसे। ठीक है, तो 36 लोग सिर्फ सिर्फ अनुसंधान केंद्र में पाए गए, चिली के अनुसंधान केंद्र में पाए गए। बताइए कि वहां पे लोग संक्रमित पाए जाएंगे तो क्या हाल होगा फिर। और अंटार्कटिका में वायरस की उपस्थिति का यह पहला मामला दर्ज हुआ है यार। प्रमुख बिंदु पे बात करते हैं, मुख्य बिंदु पे बात करते हैं कि अंटार्कटिका भारत सहित कई देशों में स्थापित लगभग 60 अस्थायी स्टेशनों को छोड़कर निर्जन है, वो भी अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है, और इसमें भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव शामिल है, और यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित है। और ये भी आपको पता चला अंटार्कटिका के बारे में कि अंटार्कटिका जो है भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 60 अस्थायी स्टेशनों को छोड़कर निर्जन है। और अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम महाद्वीप है, और जैसे मैंने कहा कि इसे भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव इसमें शामिल है, दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका क्षेत्र से स्थित है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो वहां पर भी कोरोना महामारी पाई गई है, और कोरोना महामारी आपको पता ही है वैश्विक महामारी है। इसके बारे में क्या कहना, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ये सब क्षेत्र है, यह विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इस बार पेपर में पूछा भी था कि अभी बीपीएससी का रिसेंटली जो पेपर हुआ था कि ये सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है और किस महाद्वीप पे सबसे ज्यादा लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 14 लाख वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम एक बहु अनुसंधात्मक बहुसंस्थागत कार्यक्रम है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल सेंटर फॉर आर्कटिक एंड एसोसिएशन रिसर्च के नियंत्रण में है। कोई बता सकता है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, वो मंत्री जी कौन है? थोड़ा उनके बारे में हमें संज्ञान दीजिए कि कौन है हमारे मंत्री जी इसके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के, क्योंकि बड़ी जरूरी है सब चीजें। बताइए मंत्री जी कौन है इस समय? कोई तो होंगे ही, मंत्री जी बताइए कौन है। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम है एक संस्थात्मक, एक बहुसंस्थागत कार्यक्रम है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर आर्कटिक एंड एसोसिएशन रिसर्च के नियंत्रण में। तो मंत्री जी कौन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? बताइए, सभी लोग बताइए जितने लोग मुझसे जुड़े हो, मंत्री जी कौन है? और भारत ने आधिकारिक रूप से अगस्त 1983 में अंटार्कटिक संधि प्रणाली को स्वीकार किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना था आपको। बताइए मंत्री जी कौन है? कोविड-19 बताइए अंटार्कटिका में भी पाई जा रही है। हम्म, ऐसे कैसे काम चलेगा? घर पे जाइएगा, एक बार सर्च कीजिएगा इनके बारे में। ठीक है, अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र कुछ है, देख लेते हैं क्या क्या है। दक्षिणी गंगोत्री सभी लोग जानते भी होंगे। यह भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। और वर्तमान में इसकी स्थिति जो है दुर्बल हो गई है, और यह सिर्फ एक आपूर्ति स्टेशन बनकर रह गया है। पेपर में कई बार पूछा गया है। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? यह पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था ये।
और अंटार्कटिका में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अब वर्तमान में इसकी स्थिति गड़बड़ है और यह सिर्फ एक आपूर्ति स्टेशन के रूप में रह गया है बस। अगला है मैत्री, ये भी देखिए। अंटार्कटिका में मैत्री का भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र था और इसका निर्माण 1989 में किया गया था। ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री ये बड़े इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए, और भी देखिए, मैत्री पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। भारत में मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील भी बनाई गई है जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से जाना जाता है। मैत्री जो था, जैसे मैंने कहा था मैत्री के बारे में, मैत्री जो है इसका निर्माण 1989 में किया गया था और ये क्या था, भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र था ये, इसे 89 में निर्माण किया गया था। और मैत्री के बारे में जो मैंने आपको बताया कि मैत्री जो है पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है जिसे सिर मार्कर ओएसिस कहा जाता है और भारत में मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील है, झील भी बनाई गई है जिसे प्रदर्शनी झील कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। अगला है भारती, ये भी देख लीजिए। भारतीय वर्ष 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र है और इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसका नाम है भारती। तो मैत्री हो चाहे भारती हो, सब पढ़ लीजिएगा आराम से। यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान केंद्र है और यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो चाहे मैत्री हो चाहे भारती हो और चाहे आपकी दक्षिणी गंगोत्री हो, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि दक्षिणी गंगोत्री भारत की पहली ऐसी है जो सिर्फ एक स्टेशन जो है, जो सिर्फ दुर्लभ स्थिति इस समय तो हुई है और बस आपूर्तिकर्ता बन के रह गई है, आपूर्ति स्टेशन बन के रह गई है, मेरे कहने का मतलब बस यही है। और जैसे मैंने कहा कि दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, जैसे मैंने कहा कि अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था, तो यह पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पहला था। और दूसरा, जैसे मैंने कहा मैत्री जो है ये दूसरा था और 1989 में इसे स्थापित किया गया था। और जैसे मैंने कहा कि मैत्री के चारों तरफ एक झील भी बनाई गई है जिसे प्रियदर्शनी झील कहते हैं, ये दूसरी है। ये सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है इसे, पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित है, यह पथरीले पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित है, तो ये देख लीजिएगा। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि भारतीय 2012 का नवीनतम माने नया अनुसंधान केंद्र है, स्टेशन है और इसका निर्माण जो है कठोर मौसम में जो शोधकर्ता जो रिसर्च होते हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा केंद्र है और ये मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और किसी को कुछ जानना है और भी देख लीजिए, सागर निधि अन्य अनुसंधान सुविधाएं क्या क्या है देख लीजिए। सागर निधि क्या है, वर्ष 2008 में भारत ने अनुसंधान हेतु सागर निधि पोत को शामिल किया था, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए। और यह एक आइसबर्ग पोत है जो 40 सेंटीमीटर गहराई की पतली बर्फ की परत को काट सकता है। सोच लो ठंडे में क्या हाल होगा। और अंटार्कटिका के पानी को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत भी है ये, जिसका नाम है सागर निधि। ठीक है, तो सागर निधि क्या है, इसे 2008 में भारत ने अनुसंधान हेतु सागर निधि पोत को शामिल किया था। और जैसे मैंने कहा कि यह आइसबर्ग पोत है, क्या है, आइसबर्ग पोत है सागर निधि, जो 40 सेंटीमीटर की गहराई की पतली बर्फ को एक परत को भी काट सकता है, सागर निधि। और अंटार्कटिका के पानी को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत भी है सागर निधि। अगला, जैसे मैंने कहा कि अगला जो है अंटार्कटिका संधि प्रणाली। तो अंटार्कटिका संधि और संबंधित संबंधों को सामूहिक रूप से अंटार्कटिका संधि प्रणाली के रूप में जाना जाता है और यह अंटार्कटिका के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित भी करती है। तो इसके बारे में आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, चाहे सागर निधि हो, चाहे अंटार्कटिका संधि प्रणाली हो, चाहे मैत्री हो, चाहे दक्षिणी गंगोत्री हो, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भी देखिए, अंटार्कटिका संधि सचिवालय का मुख्यालय जो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है, सचिवालय का मुख्यालय जो है इसका। और अंटार्कटिका संधि 1961 में लागू हुई थी। वर्तमान में इसमें 53 सदस्य देश हैं, दल है और एक वैज्ञानिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में अंटार्कटिका को अलग करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो बताइए आप लोग। कोई डाउट है किसी को? बताइए। अंटार्कटिका की संधि कब हुई थी? अंटार्कटिका संधि का सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। ठीक है, संधि 1961 में हुई थी, 53 सदस्य देश शामिल है इसमें और एक वैज्ञानिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में अंटार्कटिका को ये अलग
करता है। ठीक है, प्रावधान देखिए, इसका प्रावधान क्या क्या, मेन प्रावधान देखिए, इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा अंटार्कटिका संधि में। और अंटार्कटिका में वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता और सहयोग जारी रहेगा। जब शांति रहेगी तो भाई स्वतंत्रता करिए चाहे जांच कीजिए, कुछ भी करिए, क्या फर्क पड़ता है। और अंटार्कटिका से वैज्ञानिक टिप्पणियों और परिणामों का आदान प्रदान तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा कि अंटार्कटिका संधि को हुई थी, कितने सदस्य शामिल हैं इसमें, देश शामिल हैं, और इसको एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में, जिसमें मैंने कहा कि अंटार्कटिका को ये अलग करता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसका उपयोग केवल शांति के लिए उद्देश्यों के, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, ताकि जो भी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की जांच की स्वतंत्रता और सहयोग जारी रहेगा इसमें। और जैसे मैंने कहा कि अंटार्कटिका से वैज्ञानिक टिप्पणियों और परिणामों का आदान प्रदान तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? तो और भी देख लीजिए, जैसे ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। केंद्र को 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। तो 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में इसे स्थापित किया गया था। यह गोवा में स्थित है और यह ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश के अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार भी है। इसको भी आप आराम से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि पेपर में ये सब चीजें कई बार पूछी गई हैं। अच्छा, पेपर में पूछी गई है तो इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एनसीपीओआर राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र जो है वो गोवा में स्थित है। 1998 में इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। गोवा में इसे स्थित है और यह ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार भी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए, जब डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। और देखिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये भी देख लीजिए कि यह देश में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ संबंधित लॉजिस्टिक गतिविधियों के लिए संपूर्ण योजना, संवर्धन, समन्वय और निष्पादन हेतु नोडल एजेंसी भी है ये। ठीक है, और इसके प्रमुख कार्य क्या क्या शामिल है देख लीजिए कि भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान मामलों के प्रबंधन और मैत्री भारतीय तथा भारतीय अंटार्कटिक हिमाद्री का रखरखाव करना इसका मुख्य काम है। और हिमाद्री के बारे में देख लीजिए, ये बचा हुआ था। भारत ने वर्ष 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। कहाँ पे? आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक ओशियन में अपना पहला वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया था। और ग्लेशियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी विज्ञान और जैविक विज्ञान जैसे विषयों में अध्ययन करने के लिए जुलाई 2008 में नॉर्वे के स्वालबार्ड ने हिमाद्री नाम से एक शोध स्टेशन भी खोला था। तो आपको ये भी पता चला हिमाद्री के बारे में भी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट हो तो पूछिए आप। कोई डाउट है किसी को? तो आप इस जितने भी चीजों को पढ़ाया गया है तो उनको आराम से पढ़िएगा। अगला जो टॉपिक है, मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई है, सभी जानते भी होंगे। इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कि मदन मोहन मालवीय ट्रिपल एम बीएचयू की नींव उन्होंने रखवाई थी। मदन मोहन मालवीय साहब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और 25 दिसंबर को, जैसे कि सभी को पता है कि इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। और आपको पता भी होगा कि 25 दिसंबर का दिन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, पढ़ा भी चुका हूँ आप लोग को। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। 25 दिसंबर बहुत कामों के लिए फेमस है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के बारे में, क्योंकि 25 दिसंबर का ही वो दिन है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी जयंती के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित की है। और होना भी चाहिए, इतने बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान पंडित जी, महामना मदन मोहन मालवीय साहब एक महान शिक्षाविद भी थे, बेहतरीन वक्ता भी थे, और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता भी थे। और एक नेता के जितने भी गुण होने चाहिए वो सारे गुण उनके में विद्वान थे। ठीक है, और उस समय की स्थितियां भी ऐसी थी, गांधी जी को बड़ा फॉलो भी करते थे ये, गांधी जी के फॉलोवर भी थे। और जब गांधी जी आए, जितने भी आंदोलन थे तो उसमें वो भी शरीक हुए। तो हम बात करते हैं मदन मोहन मालवीय जी की जयंती की। और जैसे मैंने कहा कि 25 दिसंबर का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिसाइड किया था कि हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती भी था।
तो हम बात करेंगे आज दोनों लोग के बारे में। खैर अटल जी के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आप लोग को। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी 159वीं जयंती जो 25 दिसंबर 2020 पर इस साल थी, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। जो उनके जयंती के अवसर पर 159 जो जयंती थी, उनकी में श्रद्धांजलि अर्पित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और इनका जन्म जो हुआ था 25 दिसंबर 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, हमारे मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय, जैसे मैंने कहा कि एक महान शिक्षाविद थे और महान वक्ता भी थे, बेहतरीन वक्ता। वक्ता कौन? जिसकी बातों को 10 लोग सुने, ये वक्ता है। एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता भी थे। वक्ता जिसकी बातों से मंत्रमुग्ध लोग हो जाए, वही वक्ता है। और वक्ता नेता वही जो लीड करे, लीडिंग पावर हो, उसमें सारे गुण ये विद्वान हो, वही नेता भी है। तो भारत के प्रधानमंत्री, जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर, क्योंकि 25 दिसंबर का ही वो दिन है जब मोदी, इनका जन्म भी हुआ था 25 दिसंबर 1861 को, मदन मोहन मालवीय साहब का। और इस साल 159वीं जयंती थी उनकी। उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। जन्म, पंडित जी का जन्म जो इलाहाबाद में हुआ था 25 दिसंबर 1861 को हुआ। तो जब 1861 है बेटा, चलो हम देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीजें तो आप लोगों को पता ही नहीं रहती है। 190650 2 और 0 एंड 2020 हो गया, तो 159 हुआ कि नहीं बताओ? कि इस पे भी डाउट है आप लोग को? ये सीसेट के माध्यम से आप लोग को बता दिया, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। संक्षिप्त परिचय है कि ये महान शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता और प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे। तो नेशनल लेवल के चूंकि नेता थे और गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर भी थे। चलिए आगे बात करते हैं मदन मोहन मालवीय साहब, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और देखते हैं, और भी देखिए क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों, उद्योगों को बढ़ावा देने, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने, शिक्षा, धर्म, सामाजिक सेवा, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रीय महोत्सव से संबंधित कई अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। तो जितने भी गुण होते हैं ना राजनेता के, चाहे शिक्षाविद कहिए, चाहे वक्ता कहिए, सारे गुण इनके में विद्यमान थे, ठीक है। इन्हें महामना की उपाधि गांधी जी ने भी दिया था। और आगे चले इनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा कि एक स्वतंत्र संग्राम आंदोलन में जितने भी आंदोलनों को बढ़ावा देना हो, चाहे उद्योगों को बढ़ावा देना हो, चाहे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देना हो, चाहे शिक्षा में, चाहे धर्म में, चाहे सामाजिक सेवा में, चाहे हिंदी भाषा के विकास में, या राष्ट्रीय महत्व से संबंधित किसी भी गतिविधि में हिस्सा लेने में कभी पीछे नहीं रहे, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। और हर आंदोलनों को उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हर आंदोलन को बढ़ा चढ़ा के उन्होंने उसको बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम भी किया हर आंदोलन में, ठीक है। तो हर चीजों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान कहिए, चाहे उद्योगों के क्षेत्र में उनका योगदान कहिए, चाहे वो देश के आर्थिक विकास में उनका योगदान कहिए, सामाजिक विकास हो या शिक्षा, धर्म, सामाजिक किसी भी युग में, चाहे हिंदी भाषा को बढ़ाने के विकास में, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित अन्य कई गतिविधियों में उन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और उसको प्रमोट भी किया, ठीक है। तो ये सारे गुण जो है, शिक्षाविद कहिए, चाहे वक्ता कहिए, चाहे राष्ट्रीय नेता कहिए, हर गुण उनके अंदर विद्यमान थे। और महात्मा गांधी उन्हें महामना की उपाधि दी थी, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने उन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में। जैसे मैंने कहा कि महात्मा गांधी उन्हें महामना की उपाधि उनको दिए थे, महात्मा गांधी जी। और भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, तो उन्हें कर्मयोगी की उपाधि दर्जा दिया था। कर्मयोगी का उपाधि की दर्जा दिया था हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका है इनका, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों का ही अनुयायी होने के कारण उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में क्रमशः उदारवादी और राष्ट्रवादी तथा नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों के बीच का विचारधारा का नेता माना जाता है। और नेता में सारे गुण होने चाहिए। आप उदारवाद हो चाहे उग्रवाद हो, दोनों के बीच का अगर समग्र कोई है तो वाकई में जहां जो सुटेबल हो वही वो काम करते थे। और इसी के अनुसार जो कहा भी गया है कि ये गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों का अनुयायी होने के कारण उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में क्रमशः उदारवादी और उग्रवादी, क्योंकि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल आपने उन्हें पढ़ा भी होगा, ये गर्म दल के थे। गोपाल कृष्ण गोखले लिबरल थोड़े थे, उदारवादी थे। इन दोनों के समग्र, दोनों के तो अनुयायी ये जरूर थे, क्योंकि सभी का एक ही उद्देश्य था,
आजादी की प्राप्ति। तो आजादी की प्राप्ति मेन उद्देश्य था, लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग थे। एक अंदर जाके रिफॉर्म की बात करते थे, एक का कहा कि भैया हम खुद से आजादी पाएंगे, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, हम स्वदेशीकरण चाहते हैं, हमारा खुद का संविधान हो। तो दोनों का मेन मोटो यही था कि अंग्रेजों से हमको निजात पाना है, अंग्रेजों की से आजादी पानी है हमें। लेकिन काम करने का तरीका दोनों का बिल्कुल अलग था। दोनों अपने-अपने तरीके से चलते थे और ये मध्यम मार्गी थे। ये दोनों के अनुयायी ज़रूर थे, लेकिन ये दोनों के बीच का सम्मिश्रण इनको कहा जाता है और दोनों के बीच का नेता भी कहा जाता है। दोनों के बीच का नेता मतलब उदारवादी और उग्रवादी दोनों के फॉलोवर थे, अनुयायी ज़रूर थे, लेकिन इनकी विचारधारा मतलब दोनों के बीच के मध्यम वर्गीय विचारधारा का नेता इनको माना जाता है। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और गिरफ्तार भी हुए। तो हर रूप में फिट आते हैं, गांधी जी के भी ये फॉलोवर थे। तो गांधी जी दांडी मार्च किए या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किए, वो हर सभी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था गांधी जी का, और सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया, बढ़ चढ़ के भाग भी लिए थे, गिरफ्तारी भी दिए थे। कांग्रेस में इनकी भूमिका क्या है ये भी जान लो। कांग्रेस लिखा है, कांग्रेस सब लोग जानते होंगे कांग्रेस के बारे में। उन्हें 1909, 1918, 1932, 1933 में कुल 4 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। याद रखिएगा 4 बार। पेपर में पूछता है क्वेश्चन। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने दांडी मार्च किया था वो कितने दिनों तक किया था। अब बताइए, लड़का पढ़ पढ़ के कुछ और गया, पूछ दिया कितने दिन। ठीक है, तो ये एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पूछ देते हैं स्टेट बेसिस में, तो याद रखिएगा उस चीजों को। तो 1909, 1918, 1932, 1934 में कुल 4 बार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी चुना गया था इनको, मदन मोहन मालवीय साहब को। योगदान देखिए क्या है, योगदान तो खैर नहीं भुलाया जा सकता है कि मालवीय जी को गिरिमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है, क्योंकि सभी के पक्षधर थे। ठीक है, ये सारे बहुत सारे योगदान है, उनमें से एक ये भी योगदान था। गिरमिटिया मजदूरी प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा का ही एक रूप है। जैसे बंधुआ मजदूरी होता है, उसे गिरमिटिया मजदूरी प्रथा था, इसी को उन्होंने समाप्त भी किया था, जिसे 1833 में दास प्रथा के उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, और गिरमिटिया मजदूरों को वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ब्रिटिश कॉलोनियों में चीनी, कपास तथा चाय बागानों और रेल निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए भर्ती किया जाता था। अब सोच रही उस समय की बात है भाई, आज की बात नहीं। आज तो बहुत मॉडर्न है हम लोग, हो गए हैं। सोचो उस समय जब देश गुलाम था, उस समय अगर कोई शख्स इतना बड़ा काम कर रहा हो, गिरमिटिया मजदूरी की प्रथा को समाप्त जो करने के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, मतलब उस चीजों को समाप्त करने में जिनका योगदान हो, तो कैसे बुलाया जा सकता है उनको? और जैसे मैंने कहा कि गिरमिटिया मजदूरी बंधुआ मजदूरी का ही प्रथा का एक रूप है, और जिसे 1833 में दास प्रथा के उन्मूलन मतलब समाप्ति के बाद स्थापित किया गया था। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, गिरमिटिया मजदूरी ये प्रथा जो थी वो बंधुआ मजदूरी का ही एक रूप है, जिसे मैंने कहा कि 1833 में जब दास प्रथा की उन्मूलन समाप्ति हुई थी, तब उसके बाद स्थापित किया गया था। और गिरमिटिया मजदूरी को क्या करते थे भैया ये लोग वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ब्रिटिश कॉलोनियों में चीनी, कपास तथा चाय बगानों और रेल निर्माण की परियोजनाओं में कार्य करने के लिए भर्ती किया जाता था। सोचो उस समय की बात है, समझ रहे हो? इसके साथ ही साथ और भी देख लीजिए कि हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश सरकार की नीतियों से आशंकित मालवीय जी ने 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की थी। जो आज गंगा जी की बात की जा रही है, गंगा की सफाई की योजना की जो बात की जा रही है, मालवीय जी तो 1905 में गंगा महासभा की स्थापना भी किए थे। ठीक है, ये सब चीजें तो पहले से चली आ रही है, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान था गिरमिटिया मजदूरों के लेके, गंगा सफाई को लेके महामना मदन मोहन मालवीय साहब का। देखिए महामना जी को और भी जानिए। वे एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे। अब बताइए इतने बड़े आदमी, जो उस समय अंग्रेजों के जमाने में, बताओ इतने बड़े बड़े गिरमिटिया प्रथा को खत्म करने का काम शख्स जिसने किया हो, जिसने गंगा सफाई अभियान पे बात की हो, कैसे भुलाया जा सकता है उनके योगदान? वे एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे, जिन्हें 11 वर्ष 9 से लेकर 20 तक इंपीरियल हिस्ट्री काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया था उन्होंने। समाज सुधारक भी थे और नीति निर्माता भी थे। जैसे मैंने कहा कि 1909 से लेकर 1920 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया था उन्होंने। उन्होंने सत्यमेव जैसे शब्द को लोकप्रिय बनाया। हालांकि यह वाक्यांश मूल रूप से मुंडकोपनिषद से है, सभी लोग जानते हैं। और अब यह शब्द भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। ठीक है, मालवीय जी के प्रयासों के कारण ही देवनागरी जिसे हिंदी की लिपि को ब्रिटिश भारतीय अदालतों में पेश किया गया था। मालवीय जी के सोचो कितना बड़ा उस समय योगदान था, और मालवीय जी के योगदान को हम कैसे भुला सकते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि अर्पित की। ठीक है,
ये सब चीजें हैं, इनको देख लीजिएगा और भी जानिए इनके बारे में। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया भाई, क्योंकि जरूरी भी था उस समय कि आज भी जरूरी है। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है ना, आज की बात नहीं है, पहले से ही चली आ रही है। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित विषयों पर भाषण देने के लिए जाना जाता था और इतने बढ़िया वक्ता थे वो कि उनके बारे में क्या कहना है। तो बताओ, जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हो, जो व्यक्ति इनोवेशन की बात करता हो, जो व्यक्ति गंगा नदी के बारे में बात करता हो, जो व्यक्ति जितने भी हमारे मजदूरों हो उनके बारे में बात करता हो, तो यार उस व्यक्ति के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि वो गर्म और नरम दल दोनों के बीच के समग्र नेता थे वो। उनके अनुयायी जरूर थे, फॉलोवर जरूर थे, लेकिन उनके बीच का नेता उन्हें माना जाता था। सारे गुण उनके विद्यमान थे जो नेताओं में होने चाहिए। जहाँ पे हाइपर होना वहां पर हाइपर हुई है, जहाँ पे लो होना वहां लो हुई है। और उन दोनों के बीच का एक नेता माना जाता है मदन मोहन मालवीय साहब को। इसके साथ ही साथ देखिए, जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी सत्ता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें ब्राह्मण समुदाय से बाहर कर दिया गया था। आज ही नहीं कर रहे हैं सर, ये पहले भी चलता था, ये लोग काम करते थे। बताइए, जातिगत भेदभाव जो उस समय चीजें चलती थी उसका उन्होंने विरोध किया था। ब्राह्मणवादी सत्ता पर अपने विचार खुले विचार के व्यक्ति थे। खुला विचार का व्यक्ति बात करेगा उस पे। लेकिन उस समय भी लोग थे ऐसे खुरापाती लोग, मतलब जो जो आज भी जो पुरानी मानसिकता से झगड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। और जब विरोध करेंगे तो जो उन समुदाय के लोग होंगे, अब बताओ, उनको उन जैसे शख्स का ये हाल किया गया था। सोचो, उस समय की बात कर रहा हूँ जब देश हमारा गुलाम था। तो जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी सत्ता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें ब्राह्मण समुदाय से बाहर कर दिया गया। तो जो आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस समय उतने साल पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ। तो इनको भी नहीं छोड़ा गया था। ठीक है। सोचो वो बंदा कैसा हो सकता है, उसके विचार कैसे हो सकते हैं। क्यों ना हम उनका रिस्पेक्ट करें। और सबके इसीलिए आदरणीय है वो, महामना इसीलिए है वो, कर्मयोगी इसीलिए है वो, भारत रत्न इसीलिए है, महामना मदन मोहन मालवीय हमारे सबके आदरणीय है। जो खुद एक ब्राह्मण होते हुए भी वो उसकी बात करते हैं, जातिगत भेदभाव के खिलाफ होते हैं, उपृत सत्ता ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ होते हैं। वो खुलकर बात करते हैं, मुखर होकर बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर वो बल देते हैं। कैसे उनकी यादों को हम कमजोर कर सकते हैं, कैसे हम उनकी यादों को भुला सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इतनी 20वीं शताब्दी में होने के बाद, सोचिए उस समय स्थिति क्या थी, इनके योगदान थे। तो वैसे मैंने कहा कि जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी सत्ता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्हें ब्राह्मण समुदाय से बाहर कर दिया गया था। खुद के समुदाय से उनको बाहर कर दिया गया था। ऐसे भी लोग थे, आज भी हैं, पहले भी थे। उन्हें वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप पढ़ लीजिएगा और भी देख लीजिए। मालवीय जी ने 1916 में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1916 में सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट और है कि बीएचयू की भी स्थापना उन्होंने किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे बीएचयू आज कहते हैं। उसकी स्थापना का श्रेय मदन मोहन मालवीय साहब को जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1916। लगातार कई बार पूछा है बीएचयू के बारे में, कौन नहीं जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है बीएचयू के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, 1916। पत्रकार के रूप में देखिए क्या है कि एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 1907 में एक हिंदी साप्ताहिक अबूदे की शुरुआत की है। कई बार पेपर में पूछा गया है, जिसे वर्ष 1915 में दैनिक बना दिया गया, रोज आने लगा। इसके अलावा 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका मर्यादा की भी शुरुआत उन्होंने की थी। तो एक प्रवक्ता के रूप में, चाहे वो वक्ता कहिए, चाहे वो एक महामना के रूप में, चाहे हर रूप में वो अलग थे यार। वो पत्रकार के रूप में भी डिफरेंट थे वो। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हो, जो जाति विरोधी चीजों पे बात करता हूँ। मतलब जाति विरोधी का मैंने कहने का मतलब है कि जो वो चीजें चल रही थी, जातिगत भेदभाव चल रहा था, उसके खिलाफ जो व्यक्ति है वो मुखर होकर बात करता है, खुद के समुदाय से बाहर जो कर दिया गया लोगों का, मतलब जाहिर सी बात है उस समय भी वैसे लोग थे जो इन चीजों का पुरानी मानसिकता से ग्रसित थे वो लोग, और कुछ नहीं था। और इन्हीं के समुदाय के लोगों ने इनसे बाहर कर दिया था, जैसे मैंने बताया भी था। क्यों हम इनके योगदान जो है कैसे भुला सकते हैं। तो जैसे देख लीजिएगा कि 1907 में एक हिंदी साप्ताहिक जो था अबूदे का इन्होंने शुरुआत किया, और बाद में उसे दैनिक बना दिया गया था 1915 में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि 1910 में मासिक पत्रिका मर्यादा की भी शुरुआत इन्होंने किया था। इसके साथ ही साथ 1909 में एक अंग्रेजी पत्रिका दैनिक अखबार लीडर की भी शुरुआत इन्होंने किया था। और मालवीय जी साप्ताहिक हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन के संपादक भी थे। तो ये सारी चीजें आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के लिए आपकी रहेगा। मदन मोहन मालवीय की जयंती। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें और समझ में आई होंगी। और भी देख लीजिए, वे कई वर्ष तक हिंदुस्तान टाइम्स के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे थे। मृत्यु उनकी हुई थी 1946 को हुई थी, 12 नवंबर को हुई थी, और 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। पुरस्कार और सम्मान देख लीजिए कि 2014 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसी साल इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2014 में। मरणोपरांत, मरने के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न जो है, उनसे सम्मानित किया गया था भारत रत्न हमारे मदन मोहन मालवीय जी को। और 2016 में भारतीय रेलवे ने मालवीय जी के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की भी शुरुआत की थी। महामना एक्सप्रेस के बारे में सभी लोग सुना भी होगा, सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें। तो इनकी याद में ही किया गया था 2016 में। भारतीय रेलवे ने मदन मोहन मालवीय जी के सम्मान में बनारस से नई दिल्ली के रूट पे महामना एक्सप्रेस अभी भी चलती है, तो महामना एक्सप्रेस की शुरुआत 2016 में किया गया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं क्लास को यहीं पे कहिए तो मैं खत्म भी कर दूं, बाकी जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट सेशन में बता दिया जाएगा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप लोग सभी के सभी। बाकी जो भी टॉपिक बचे हैं उसको अगले सेशन में मैं आप लोग को करा दूंगा, क्योंकि मैं कमिटमेंट भी आप लोगों से किया था कि टॉपिक एकदम छोटे छोटे रखे जाएंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त भी करते हैं, बाकी जो भी टॉपिक बचेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और एक एक इंफॉर्मेशन और भी है, ये टेलीग्राम का लिंक इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? टेलीग्राम का लिंक। इस टेलीग्राम के लिंक से बेटा जुड़ जाइएगा सभी लोग। टेलीग्राम का लिंक है t.me प्रिंस जायसवाल के नाम से है, ये अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है। इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देना होता है टेलीग्राम के लिंक पे मैं दे देता हूँ। क्लास की टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ, सब कुछ इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का इसे कहते हैं लिंक। तो इसमें टाइमिंग, डेट, पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा। और इसे कहते हैं कोड PJ01, ये मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है। इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% बचा सकते हैं आप। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना होगी कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सुखी रहिए, और मन से पढ़ाई कीजिए, और नया साल का एंजॉय कीजिए। आप लोग 2021 आने वाला है, और 20 जाने वाला है। ठीक है, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो लोग मुझे जानते हैं अनअकैडमी परिवार की तरफ से, मैं प्रिंस जायसवाल, अनअकैडमी एजुकेटर, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, मन से पढ़िए, और जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं सब में जबरदस्त इस साल रिपोर्ट लाना है, और अपना नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो फिर एक नई एनर्जी के साथ नए साल में फिर हम आपको मिलेंगे, रूबरू होंगे आपसे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे ही दिया है। फिर एक नए साल में एक नया टास्क लेके चला जाएगा, और सफलता को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो चलो मैं क्लास को यहीं पे बंद भी करता हूँ, और सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास को मैं यहीं पर ऑफ भी करता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू।